के साथ। और इसमें भी अगर क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है और हिस्ट्री ऑप्शनल को मैं 7 से 8 माह के कोर्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट को काफी अच्छे तरीके से पढ़ाता हूं। जैसे अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है कि मैं मेंस लेवल की क्लासेस, तो आप लोग जाकर यूपीएससी सीएससी हिंदी करके है या गूगल पे आप लोग नाम सर्च करोगे हिस्ट्री ऑप्शनल बाय प्रदीप सर, तो वहां पर मेरी टोटल क्लासेस यूट्यूब पर मेरी क्लासेस मिल जाएगा 65, जो कि आधुनिक भारत की क्लास है और इसमें 5-5 घंटे का मैराथन की क्लास मेरे द्वारा शामिल किया गया है। तो इतनी क्लासेस आप लोग का यूट्यूब पर मिल जाएगा, जो कि मैं काफी अच्छे तरीके से लिखवाते हुए और समझाते हुए लेकर चला हूं। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो इसके लिए भी आपको कोड का यूज करना होगा PK10, और 1 साल के कोर्स का दाम कितना हो जाएगा 24,750 रुपया। 2 सालों के लिए कोर्स का दाम कितना होगा 36,000 रुपया, और 3 सालों के लिए कोर्स का दाम देखा जाए तो 45,000 रुपया, ये आपके 3 साल के कोर्स का दाम होगा। 31 जनवरी को कॉम्बैट स्टार्ट होने वाला है। फिर आप लोग का ये इंडिया का सबसे बड़ा जो टेस्ट सीरीज है यह स्टार्ट होने वाला है, जहां पर 50,000 से भी ज्यादा बच्चे एक साथ बैठकर टेस्ट देंगे। तो वहां पर आप लोग अपने रैंक को पता कर सकते हैं, और ये स्टार्ट कब होने वाला है 11 AM में 31 जनवरी। याद रखिएगा, पिछली बार कब हुआ था तो 17 जनवरी को हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको आप देख लीजिएगा। यहां देखिएगा 45 मिनट में आपके 60 क्वेश्चन होंगे, और इसको जीतने वाले जो फर्स्ट 1 से लेकर 3 तक जिसका रैंक होगा उसको अनअकैडमी प्लस के 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, और 4 से लेकर 150 तक वाले को 1000 रुपए का अमेज़न वाउचर दिया जाएगा, जहां पर आप वहां पर जाकर कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। न्यू बैच 2021 के प्रीलिम्स के लिए, 2022 के लिए और 2023 के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है वह बैच कब है 25 जनवरी को है। तो 25 जनवरी से पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि बाइलिंगुअल भी, हिंदी भी और इंग्लिश भी, तीनों टाइप्स के बैच यहां पर स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चा चाह रहा है कि तीनों टाइप में से कोई भी टाइप्स का बैच लेना, तो आप लोग यहां पर ले लीजिए। आप लोग के लिए काफी अच्छा, बहुत बेसिक से हाई लेवल तक के लिए बैच है। अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको कोड का यूज करना होगा PK10, या मेरे से जरूर आप कांटेक्ट कीजिए। 25 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, और 25 जनवरी को ही आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन प्राइस बढ़ रहा है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल और जीएस दोनों सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो PK10 कोड का यूज करके 1 साल के लिए आपको कितना देना होगा 70,103 रुपया, और 2 सालों के लिए कितना देना होगा 99,680 रुपया, और 3 सालों के लिए आपको कितना देना होगा तो 1,21,200 रुपया। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। और आज के टॉपिक में हम लोग को सबसे प्रथम हम लोग का ये जो क्लास है ना, ये 30 नंबर का क्लास है। इससे पहले जो स्पेशल क्लास पे हुआ है ना, वहां पे आप लोग जाकर देखना। और हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं मगध का उत्कर्ष। किसके बारे में? मगध का उत्कर्ष। और यही से हम लोग अच्छे तरीके से आप लोग अपना नोट्स स्वयं से बनाइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग अपना नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। बात जान लीजिए, जो भी मेरा कंटिन्यू मेरी क्लासेस कर रहा है उसको तो पता है कि हाँ मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, कि जब तक मैं नोट्स नहीं बनवाता हूं तब तक मैं आगे जो होता है इसको लेकर नहीं चलता हूं। इसलिए मेरी क्लास में अगर आपको तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग को ये जानना होगा या समझना होगा कि जो ये मगध है जिसका उत्कर्ष है, मैंने महाजनपद वाला मैं पूरा का पूरा पॉइंट्स अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे बताया हूं। तो मगध का कहां पे और स्थिति था ये तो मेरे द्वारा वहां पर बता दिया गया है। सिर्फ मैं यहां पर बता दे रहा हूं कि मगध का अगर देखा जाए विस्तार कहां पर है, मगध का विस्तार कहां पर है, तो मगध का विस्तार देखा जाए ना तो बिहार के दक्षिणी भाग में है। कहां पर है? तो बिहार के या दक्षिण भाग में है, और बिहार के दक्षिण भाग में पटना प्लस गया जिला, ठीक है ना, पटना और गया जिला में था। इसका पूरा विस्तार अगर देखा जाए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि मगध पाटलिपुत्रा जो राजधानी था पटना, लेकिन इसका विस्तार टोटल कहां पर था, तो इसका पूरा विस्तार पटना और गया जिला में था, ठीक है। और इसी के यानी कि इसी मगध के अगर हम लोग उत्तर में देखते हैं तो उत्तर में एक नदी है, हाँ उत्तर में एक नदी है गंगा नदी, और इसके दक्षिण में अगर हम लोग देखते हैं तो दक्षिण में नदी है सोन नदी। तो यही मगध के उत्तर में और दक्षिण में दो नदियां थी। एक आपका कौन सा गंगा नदी, और दूसरी नदी कौन सी है तो वो आपकी सोन नदी है, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं पूरब में एक नदी थी जिसका नाम क्या था, चंपा नदी। कौन सी नदी? चंपा नदी। तो पूरब में जो नदी थी वह नदी कौन सी है? चंपा नदी। और दक्षिण साइड में ही एक और पॉइंट हम बता सकते हैं, या आप लोग जान सकते हैं कि दक्षिण दिशा में ही देखा जाए तो विंध्य श्रेणी का यानी कि विंध्य पर्वत की क्या है? श्रेणियां है। ये है कहां पर? दक्षिण की दिशा में है। मेरे द्वारा अभी सिर्फ एक पॉइंट्स आप लोगों को बताया गया, और यह पॉइंट्स कौन सा है कि मगध का विस्तार कहां पर था। मगध का विस्तार कहां पर था? आई थिंक अब जहां तक मुझे लग रहा है कि आप में से किसी भी बच्चे को मगध के विस्तार को लेकर क्या कोई क्वेश्चन या डाउट्स है, ठीक है, सीधा आप बोल सकते हैं कि मगध का विस्तार बिहार के दक्षिण भाग में है। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में, पटना और गया जिला में था, और उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में सोन और विंध्य श्रेणी थी, और पूर्व में चंपा नदी थी, बस, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी सबसे प्रथम राजधानी यानी कि मगध की सबसे प्रथम राजधानी, आप लोग एक बार कमेंट के द्वारा बताइए तो सबसे प्रथम राजधानी कौन सी, ठीक है ना। अगर आप लोग बताते हो कि सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी तो राजगिरी। कौन सी होती है? राजगिरी, जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है गिरिवज्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये है कहां पर? राजगिरी या गिरिवज्र है कहां पर? ये दोनों एक ही नाम है। पहले इसको गिरिवज्र के नाम से भी जाना गया, फिर राजगिरी के नाम से भी जाना गया, और यह कहां पर? राजगिर के पास में है। कहां पर है? तो राजगिर के पास में। तो इसकी स्थिति कहां पर है? तो राजगीर के पास में है। इसको और किस किस नाम से जाना जाता है मगध के, और कौन कौन से नाम है आप लोग साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अन्य नाम कौन कौन से हैं जिन नामों से इसको पुकारा जाता है, इसके अन्य नामों पे अगर हम लोग नजर डालते हैं तो इसको कहा जाता है मगधपुर। एक नाम हमें प्राप्त होता है, क्या बोला जाता है? मगधपुर। दूसरा नाम अगर हम लोग देखें तो दूसरा नाम है बृहद्रथपुर। कौन सा नाम है? बृहद्रथपुर। तीसरा नाम अगर देखा जाए तो तीसरा नाम है वसुमती। क्या नाम है? वसुमती। या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं कुशाग्रपुर, या मगध को एक और नाम से भी पुकारा जाता है बिंबिसारपुर। तो इसको बिंबिसारपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मगध के अन्य नाम थे जो कि कभी-कभी आपके पेपर में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होता है। तो इसीलिए मैंने सभी नाम एक साथ लिखा दिए। कोई बात समझ में आ गया ना? पहला पॉइंट, मगध के उत्कर्ष जानने से पहले हम लोगों ने ये जान लिया कि मगध का विस्तार कहां पर था, और मगध की प्रथम राजधानी कहां पर, और मगध के और कौन कौन से नामों की प्राप्ति होती है, तो उन सभी नामों को हम लोगों ने के द्वारा एक बार देख लिया गया। अब हम लोग को यहां पर यह जानना है, ठीक है, यहां पर अब हम लोग को यह पढ़ना है कि वेदों में क्या मगध की जानकारी का प्रमाण मिलता है क्या। तो हेडिंग यहां डालिएगा अब अपने कॉपी में, वेदों से जानकारी।
वेदों से जानकारी, मतलब जो मगध के प्रमाण मिल रहे हैं उस प्रमाण के जो साक्ष्य है मेन वेद है ना, तो उसके वेदों के द्वारा इसकी जानकारी के कौन कौन से प्रमाण मिल रहे हैं या किस किस नाम से जाना गया है वह हम लोग को जानना है। सबसे प्रथम पॉइंट या सबसे पहला पॉइंट पे अगर हम लोग नजर डालें तो जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद है, तो इस ऋग्वेद में इसको किकट किस नाम से, समझिए इसको किस नाम से पुकारा गया, किकट नाम से। एक किकट नाम यहाँ पर मिलता है, प्राप्त होता है ऋग्वेद में, एक किकट नाम प्राप्त होता है, या इसको एक और नाम भी कहा गया किराट। किस नाम से पुकारा गया, किराट के नाम से पुकारा गया। तो किराट नाम का कोई क्षेत्र बोला गया है या किकट क्षेत्र बोला गया है, ठीक है, किराट क्षेत्र या किकट क्षेत्र बोला गया है। और यह बोला गया है कि यहाँ पर प्रमगंध, समझिएगा ये वहां पर बोला गया है कि यहाँ पर प्रमगंध नामक शासक राज करते थे, ठीक है। जब इतिहासकारों ने किकट शब्द को खोजने का प्रयत्न किया तो यह जो किकट है ना, इस किकट को, ये जो किकट है इस किकट को उन लोगों के द्वारा मगध से खोजा गया। तो कभी भी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कभी भी अगर पूछ लिया जाए कि मगध को मुख्यतः और किस किस नाम से पुकारा, मगध को ऋग्वेद में किस नाम से बोला गया है, तो ऋग्वेद में एक नाम आपको पता होना चाहिए और वह नाम कौन सा है, किकट। याद रहेगा कि ऋग्वेद में किस नाम से इसको पुकारा गया है, तो किकट के नाम से पुकारा गया है। चलो अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर अथर्ववेद के बारे में। किसके बारे में, अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में अगर देखा जाए तो हाँ, इसमें एक प्रार्थना किया गया है, अथर्ववेद में एक प्रार्थना किया गया है और प्रार्थना किया गया है कि बीमारी, प्रार्थना में यह है कि बीमारी मगध को जाए, बीमारी मगध को, इसके मतलब इसमें एक प्रार्थना किया गया है और इस प्रार्थना में क्या बोला गया, बीमारी मगध को जाए। मतलब कहीं ना कहीं किसी दूसरे शत्रु राज के द्वारा इस प्रकार से कहा जाता है, हे भगवान वो बीमार हो जाए। तो बहुत विशाल और बड़ा राज्य था ना मगध, तो मगध पे अगर कब्जा करना था तो उसको, अगर ये बीमारी चला जाता है तो सैन्य दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए उसमें प्रार्थना किया गया कि बीमारी कहां जाए, मगध को जाए। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें, ठीक है ना, तो जो यजुर्वेद है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, और एक किताब पढ़ने के बाद आपको ये नहीं मिलेगा। तो यजुर्वेद में भी मगध के बारे में चर्चा किया गया है और यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है, तो यजुर्वेद में मगध के भाटों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। मगध के भाटों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। कहां पर मिलता है, यजुर्वेद में। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, या 3 पॉइंट्स में तो याद हो जाएगा, 3 पॉइंट्स में आपको क्या क्या याद करना है कि ऋग्वेद में मगध को किकट या किराट क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है, अथर्ववेद में यह प्रार्थना किया गया है कि बीमारी मगध को जाए, और वहीं पर यजुर्वेद में मगध के भाटों का उल्लेख मिलता है, और यही हमारी जानकारी है वेदों के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग शासक को पढ़ लें, यानी कि मगध का उत्कर्ष देख ले। अगर हम लोग मगध का उत्कर्ष देखें और मगध के उत्कर्ष पे नजर डालें तो यहां पर कौन कौन से शासक का शासन हुआ था। सबसे प्रथम एक शासक बृहद्रथ वंश के बारे में जानकारी मिलता है। कौन से वंश का, तो बृहद्रथ वंश। तो सबसे प्रथम जिस वंश के बारे में जानकारी मिला है वह वंश कौन सा है, बृहद्रथ वंश है। दूसरा वंश अगर हम लोग देखें तो दूसरा वंश कौन सा है, हर्यक वंश है। कौन सा वंश है, हर्यक वंश है। तीसरा वंश अगर हम लोग देखें तो तीसरा वंश कौन सा प्राप्त होता है, शिशुनाग वंश। कौन सा है, शिशुनाग वंश। और चौथा वंश अगर हम लोग देखेंगे तो वह कौन सा है, नंद वंश। तो मगध के उत्कर्ष में यह 4 वंशों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और एक बात और जानिएगा, हमेशा अपने माइंड पे रखिएगा कि नंद वंश के घनानंद के बाद अगर देखा जाए तो हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसके बारे में स्टार्ट करें, सबसे पहले हम लोग कौन से शासक के बारे में पढ़ेंगे, तो वह शासक कौन सा होगा, तो बृहद्रथ वंश। कौन सा शासक होगा, तो बृहद्रथ वंश। तो हम लोग बृहद्रथ वंश के बारे में या बृहद्रथ वंश के बारे में देख लें। देखिए बृहद्रथ वंश में, हाँ बृहद्रथ वंश में एक नाम का शासक का, एक ही शासक का चर्चा हुआ है मेन बृहद्रथ, यहाँ के शासक। और ये हमें जानकारी कहाँ से मिलता है, तो महाभारत में भी यह हमें जानकारी मिलता है, महाभारत में और पुराणों से। तो जो महाभारत है और जो ये पुराण है, तो महाभारत और पुराण में इस बात का चर्चा किया गया है कि जो मगध है, मगध का सबसे प्राथमिक राजवंशों की स्थापना बृहद्रथ ने किया था। यह जानकारी हमें महाभारत और पुराण इन दोनों से प्राप्त हो जाता है। तो साथ में आप लोग नोट्स बनाइएगा कि मगध के प्राथमिक राजवंशों की स्थापना बृहद्रथ ने की, ठीक है ना। ये हमें जानकारी किससे प्राप्त होता है, तो बृहद्रथ से। ये बृहद्रथ था, इसका एक पुत्र है और उस पुत्र का क्या नाम था, जरासंध। क्या यह जरासंध का नाम जैसे ही मैंने लिखा या आप लोग को समझ में आ गया क्या, भीम के हाथों जिसकी मृत्यु हुई थी, जरासंध। आप जब यूट्यूब पे सर्च भी करोगे जरासंध की हत्या, तो वहां भी आप लोग को मिल जाएगा ये जरासंध की कहानी, ठीक है ना। तो हम लोग आए बृहद्रथ वंश को देखें। महाभारत और पुराण में यह पता चलता है कि मगध के प्राथमिक राजवंशों की स्थापना किसने किया हुआ था, तो बृहद्रथ ने किया था। और इसके पुत्र कौन सा था, तो जरासंध था। तो एक बार अब हम लोग किसके बारे में जान लें, तो हमारा फर्ज बनता है कि अब हम लोग यहाँ जान लें जरासंध के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, जरासंध के बारे में। अगर हम लोग जरासंध के बारे में देखा जाए तो जरासंध एक पराक्रमी राजा था, एक
क्या था? पराक्रमी राजा था। और इसने अपने समय के अनेकों राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। अंतो गत्वा श्री कृष्ण के निर्देश पर, श्री कृष्ण के निर्देशों पर भीम के हाथों क्या हो गया? यह पराजित हो गया। भीम के हाथों पराजित होकर मारा गया। पराजित होकर ये क्या हो गया? मारा गया। आप लोग नोट्स जरूर बनाना। जैसे अब थोड़ा बहुत यहां पर एक कंसेप्ट जो आप लोग को समझाना है, समझना। जैसे हमें यह कहानी प्राप्त होता है कि जो वसु थे, तो जो वसु थे ना, या वसुमती के नाम से भी यह जाना जाता है रामायण के अनुसार, ठीक है? या किसके अनुसार? रामायण के अनुसार। इनका नाम और भी हमें प्राप्त होता है, कौन सा? वसुमती भी हमें प्राप्त होता है। और यह शासक कहाँ के थे? राजगृह से। कहाँ के? राजगृह के। तो ये वसुमती या राजगृह के शासक के रूप में प्राप्त होता है। और यह हमें कहानी किसके द्वारा मिलता है? रामायण में। रामायण के अनुसार हमें इस चीज की कहानी पता चलता है, ठीक है? और वसु के पुत्र होते हैं, समझना इस कहानी को और इस सारे पॉइंट्स को, कि वसु के पुत्र हैं और उस पुत्र का क्या नाम है? बृहद्रथ, ठीक है? तो बृहद्रथ के पिता का क्या नाम था? वसु या वसुमती, ठीक है? तो इनके पुत्र कौन से हैं? बृहद्रथ है। और जो बृहद्रथ है, इस बृहद्रथ का पुत्र कौन सा होता है? इस बृहद्रथ का पुत्र कौन सा है? जरासंध है। जरासंध है, ठीक है? जरासंध के बारे में। और सबसे अंतिम शासक के बारे में सीधे हमें प्राप्त होता है अंतिम शासक, यानी कि इस वंश का जो सबसे अंतिम शासक के बारे में प्राप्त हो रहा है वह कौन सा है? रिपुंजय। तो अंतिम शासक रिपुंजय के बारे में प्राप्त हो रहा है। अब आपके या किसी भी बच्चे के मन में अगर यह क्वेश्चन आता हो कि सर जी आपने जो इतने सारे नामों को बता दिया, इस नामों का आधार क्या है? बेस क्या है? किसके आधार पर आप इन नामों को बताए हैं कि वसु के पुत्र बृहद्रथ और बृहद्रथ के पुत्र जरासंध और सबसे अंतिम शासक के बारे में जो पता लग रहा है रिपुंजय, तो किसके आधार पर आपने बताया है? तो ये आधार कौन सा है? पुराण है। यानी कि पुराणों में इस वंश के राजाओं की सूची प्राप्त होता है। पुराणों में इस वंश के राजाओं की सूची प्राप्त होता है। इस वंश की राजाओं की सूची हमें कहां पर प्राप्त होता है? पुराणों में प्राप्त होता है। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं रिपुंजय के बारे में, है ना? कुछ बच्चों का नाम भी यहां मिल जाएगा रिपुंजय, तो चलो रिपुंजय हम लोग तुम्हारे बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे अंतिम शासक कौन से थे? सबसे अंतिम शासक को देखा जाए तो सबसे अंतिम शासक हमें प्राप्त हो रहा है रिपुंजय। कौन सा प्राप्त हो रहा है? तो रिपुंजय प्राप्त हो रहा है। अब चूंकि एक लाइन तो इसके बारे में बहुत सिंपल है, और वह लाइन कौन सा है? तो हम कोई भी बच्चा यह बोल सकता है कि यह कमजोर शासक था। कमजोर शासक था, तभी तो इसके हाथ से क्या हो गया? शासन काल, इसके हाथ से शासन छीन लिया गया। अगर यह कमजोर शासन था, इसी कारण इसका एक मंत्री था, अतः इसका मंत्री पुलिक, क्या नाम था उसका? पुलिक ने इसकी हत्या, पुलिक के द्वारा अगर देखा जाए तो इसकी हत्या उसने क्या कर दिया? करवा दिया। इसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। तो अपने पुत्र को इसने क्या किया था? गद्दी पर बैठा दिया था। तो ये टोटल कहानी है किसके बारे में? तो सिर्फ एक वंश के बारे में हम लोगों के द्वारा देखा गया, और वह वंश कौन सा है? तो वह वंश है बृहद्रथ वंश है। अब हम लोग को पहला पॉइंट कंसेप्ट समझ में आ गया, बृहद्रथ वंश के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग को किसके बारे में समझना है? हर्यक वंश के बारे में। किसके बारे में? तो सेकंड कहानी हम लोग शुरुआत करते हैं, और सेकंड कहानी कौन सा होगा? हर्यक वंश। तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, क्या नाम है इसका? हर्यक वंश, ठीक है? क्या नाम है? हर्यक वंश। क्योंकि हर्यक वंश में देखा जाए तो बहुत सारे जो शुरुआती दौर के शासक होते हैं ना, वह सभी शासकों ने अपनी पिता की हत्या करके, ठीक है ना, अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठे हुए थे। और यही रीजन है कि इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, पितृहंता वंश के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो और इसको किस नाम से पुकारा गया है या किस नाम से बोला जाता है? तो यह बोला जाता है पितृहंता वंश। और क्यों बोला जाता है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन या उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि इसमें से मैक्सिमम शासकों पे अगर हम लोग नजर डालें तो मैक्सिमम शासकों ने अपनी पिता की हत्या करके ही राजगद्दी को प्राप्त किया था। अब अगर हम लोग देखते हैं हर्यक वंश के बारे में, तो वैसे तो हर्यक वंश के बारे में जानकारी का स्रोत हमें प्राप्त नहीं होता। तो लिख सकते हैं इसको, वैसे तो हर्यक वंश की उत्पत्ति, हर्यक वंश की उत्पत्ति के विषय में कोई भी निश्चित जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। विषय में निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है? यह भी कहा जाता है इसके बारे में कि जो बिंबिसार था ना, बिंबिसार, तो बिंबिसार के बारे में भी कहा जाता है कि बिंबिसार के बारे में एक पॉइंट यहां पर कहा जाता है कि इसका वास्तविक संस्थापक यह नहीं था, ठीक है? इस वंश का संस्थापक, देखिए प्राचीन काल के इतिहासों को देखा जाए ना, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए कंफ्यूजन का विषय होता है, क्योंकि इतिहास लेखन में है ही नहीं कुछ भी इसके बारे में उतना ज्यादा। तो इस वंश का संस्थापक नहीं था, ये बोला गया बिंबिसार में। कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए, बिना आधार का तो कोई बात बोला नहीं जा सकता। तो आधार कौन सा है? क्योंकि जो महावंश है ना, महावंश, ठीक है, महावंश, तो इस महावंश के अनुसार या महावंश में कहा गया है, महावंश में इसके बारे में यह कहा गया है कि उसने, महावंश में यह कहा गया है कि इसने, किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में, कि उसने अपने पिता, उसके अपने पिता ने, एक मिनट, हाँ, इसके बारे में यह कहा गया है कि उसके पिता ने 15 वर्ष की आयु में ही उसका राज तिलक कर दिया था, अब देखिए अगर ये लाइन उसमें लिखा गया है कि उसने अपने उसके पिता ने 15 वर्ष की आयु में ही उसका राज तिलक कर दिया था,
में ही उसका राज तिलक कर दिया था। तो आप इस बात को सोचो, क्या सही में अगर राज तिलक कर दिया गया था तो गद्दी पर तो कोई और बैठा होगा, तभी तो उसने राज तिलक किया होगा। तो क्या इसको संस्थापक मानना उचित होगा? क्या इसको संस्थापक मानना सही होगा? अब एक क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन फिर भी हमारे पास कोई स्रोत नहीं होने के कारण अगर कभी भी पूछा जाए हर्यक वंश के बारे में तो आप संस्थापक में बता सकते हो बिंबिसार। हाँ, दो चीज और आपको याद रखना है माइंड पर। बिंबिसार अगर पूछा जाए तो बिंबिसार हर्यक वंश, और अगर पूछा जाए बिंदुसार, अगर पूछ लिया जा रहा हो बिंदुसार, तो बिंदुसार किसमें? मौर्य वंश में। दोनों में नाम आपको याद रखना है, बिंबिसार तो हर्यक वंश, और बिंदुसार बिंदु जब लग जाए तो वह कौन सा? मौर्य में। याद रहेगा इतना? चलिए, तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं सबसे प्रथम जो इसका शासक है, और सबसे प्रथम शासक कौन सा है? तो वह है बिंबिसार। कौन सा है? बिंबिसार। अगर हम लोग बिंबिसार के बारे में देखें तो इसके बारे में, शासनकाल के बारे में ये बताया जाता है कि 544 बीसी से लेकर इसका शासनकाल 592 बीसी तक हुआ था। 544 बीसी से लेकर 592 बीसी तक इसका शासनकाल रहा था, ये कहा जाता है। ठीक है, यह पहला राजा था जिसने जहां पर जिस प्रकार से कूटनीति ने काम किया, उस प्रकार से कूटनीतियों का इसने प्रयोग किया। कुछ से शादी व्यवहार किया, किसी को मित्र बनाया और किसी दूसरे को कुचलने का काम किया। तो शादी भी करके अपना मित्र बनाकर दोनों तरीके से अपने कंधे को मजबूत करके तीसरे को क्या कर दिया? कुचल दिया। इस प्रकार की रणनीतियां किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में सुनने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि इसके अन्य नाम कौन कौन से थे, इस बिंबिसार के अन्य नाम कौन कौन से थे और कौन कौन से नाम हमें सुनने को मिलता है। सबसे प्रथम नाम अगर देखा जाए तो इसका एक नाम सुनने को मिलता है, सुरोजिक। कौन सा नाम? सुरोजिक। और यह नाम जो हमें सुनने को मिलता है, यह नाम किसमें? जैन साहित्य में। सुरोजिक जो नाम हमें सुनने को मिलता है यह किसमें मिलता है? जैन साहित्य में। और दूसरा नाम हमें सुनने को मिलता है क्षेत्रोजस। कौन सा? क्षेत्रोजस। यह हमें सुनने को किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। किसमें हमें सुनने को मिलता है? मत्स्य पुराण में। तो इस लाइन को, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझिए। मतलब वैसा जिसका नाम बहुत दूर दूर तक सुने जाने को मिलता है, क्षेत्रोजस। बहुत दूर दूर तक जिसका नाम सुनाई दे रहा हो, हाँ, सुनाई देता हो, वह क्षेत्रोजस है। और यह नाम किसमें हमें प्राप्त हुआ है? तो मत्स्य पुराणों में हमें यह सुनने को प्राप्त होता है। किसमें? मत्स्य पुराणों में। इसको धर्म के लेकर एक पॉइंट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, धर्म को लेकर इसका एक पॉइंट हमें प्राप्त यह होता है कि महात्मा बुद्ध को इसने क्या दिया था? महात्मा। ठीक है, इसके द्वारा अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध को इसने कौन सा? बिलवन। याद रखिएगा, मेरे द्वारा बौद्ध धर्म में तो इसको समझाया ही जाएगा। बिलवन नामक उद्यान प्रदान किया, उद्यान प्रदान किया। तो पूछा जाए बिंबिसार ने कौन सा उद्यान दिया था महात्मा बुद्ध को, तो अब तो याद रहेगा ना कि कौन सा उद्यान दिया था महात्मा बुद्ध को? तो बिलवन नामक उद्यान को दिया हुआ था। अब इसकी हम लोग रणनीतियों को देख लेते हैं, इसकी हम लोग रणनीतियों को देखते हैं, और वह किस प्रकार से मगध का विस्तार किया था, उन रणनीतियों को देखा जाए तो सबसे प्रथम हम लोग रणनीति ये देखते हैं कि राजवंशों के साथ, राजवंशों में इसके द्वारा किस प्रकार से व्यवहारिक संबंध स्थापित किए गए थे। इसके द्वारा किस प्रकार से व्यवहारिक संबंध स्थापित किए गए थे? शादी ब्याह स्थापित किया गया था। सबसे पहला संपर्क इसने, सबसे प्रथम जो इसके विवाह का अप्रोक्सीमेटली 500 के करीब में इसने शादियां किया था। तो शादी तो बहुत ज्यादा किया था, लेकिन हमें यह देखना है सबसे प्रथम विवाह, इसका सबसे प्रथम विवाह। अगर हम लोग इसके सबसे प्रथम विवाह पे नजर डालते हैं तो सबसे प्रथम विवाह इसके द्वारा किया गया था लिच्छवी के, हाँ, जो लिच्छवी गणराज के शासक थे, लिच्छवी गणराज के शासक चेतक की पुत्री, चेतक की पुत्री चिलना के साथ, चिलना के साथ इसका सबसे प्रथम विवाह हुआ था। अब इस यहाँ पर इस पॉइंट को, इस सारी चीजों को, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री सिर्फ फैक्चुअल नहीं होता है। हिस्ट्री का मतलब यह होता है कि आप चीजों को कितने अच्छी तरीके से समझ पाए हो। तो अगर आप कहानी के द्वारा इसको, हिस्ट्री को समझते हो, क्योंकि ये हम लोग का रिकॉर्डिंग क्लास है तो लाइव क्लास है नहीं, लाइव क्लास होता तो और मजा आता, इतना मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत मजा आता। लेकिन फरवरी के बाद आई थिंक, मुझे जहां तक लग रहा है कि लाइव क्लास आने का मौका मिल जाएगा, तो उस समय लोग दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे। लेकिन इसको आप लोग अपने नोट्स में ऐसे ही बना लीजिएगा, और कोई भी मन में क्वेश्चन अगर हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़कर मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछना है वह क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जैसे यहां समझिए, जो लिच्छवी था ना, ठीक है, लिच्छवी हो गया, तो लिच्छवी के जो शासक थे जिनका नाम क्या था? चेटक। जिनका नाम क्या था? चेटक। और इनकी बहन थी, इनकी कौन सी थी? सिस्टर थी। इनकी सिस्टर थी जिसका नाम क्या था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। इनकी जो होता है बहन थी। और पुत्री किसकी थी? पुत्री किसकी थी? चिलना। ठीक है, हाँ, चलो अब देखिए इनका, हाँ, जो त्रिशला थी, कहानी देखिए यहीं पर इंटरेस्ट आएगा। जो त्रिशला थी, तो त्रिशला का एक पुत्र हुआ, एक पुत्र हुए, कौन से? महावीर स्वामी। थोड़ा सा इंटरलिंक आप लोगों ने किया क्या? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। अब देखिएगा, अगर त्रिशला का जैसे, हाँ, यहां देखिएगा, इनकी जो पुत्री थी, इनकी जो पुत्री है वह कौन सी है? चिलना है। और चिलना की शादी किसके साथ हुआ था? बिंबिसार। बिंबिसार, यहां ध्यान रखिए, इसकी शादी किसके साथ हुआ था? बिंबिसार के साथ। देखिए, जो मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, लिच्छवी के शासक थे चेतक, चेतक की बहन थी त्रिशला, और इनकी जो पुत्री थी वह कौन सी? चिलना। तो चिलना की शादी बिंबिसार के साथ हुआ, और इनकी बहन जो थी त्रिशला, त्रिशला के से एक पुत्र हुए जिनका नाम कौन सा हुआ? महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी अगर इनके जो है पुत्र है, त्रिशला के पुत्र है, और इनकी जो है ये कौन है? बहन है, इनकी बहन है, तो दोनों में रिलेशन कौन सा हुआ? महावीर स्वामी। और इनके बीच में रिलेशन कौन सा हुआ? एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि महावीर स्वामी और बिंबिसार में रिलेशन क्या था। रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया ये, है ना। चलिए।
तो ये कमेंट में मैं आप लोग का देखूंगा किसका आंसर सही आ रहा है, और मुझे पता है कि हर एक बच्चा इसका आंसर सही दे देगा क्योंकि सीसेट की तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं इनकी कौन से दूसरे शादी में, यानी कि द्वितीय विवाह। द्वितीय विवाह, सेकंड विवाह में हम लोग आते हैं। अगर हम लोग सेकंड विवाह में देखें तो जो कौशल नरेश थे प्रसेनजीत, कौशल नरेश, कौशल नरेश कौन से? प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। ये जो कौशल नरेश प्रसेनजीत होते हैं, इनकी इनकी बहन होती है। इनकी कौन थी? बहन थी, और उस बहन का क्या नाम था? महाकौशला, महाकौशला। तो इनकी बहन का नाम होता है महाकौशला, और महाकौशला से शादी होता है। इनकी क्या है? शादी होता है। अब देखिए, जब महाकौशला के साथ शादी हुआ तो ये जो बिहार में दहेज लेने वाला प्रथा है ना, ये दहेज लेने वाला प्रथा अभी का नहीं है, ये उसी समय से था। तो महाकौशला के साथ जब शादी हुआ तो इसी विवाह में इनको क्या मिला? काशी जो है या दहेज के रूप में, दहेज के रूप में बिंबिसार को दिया जाता है। बिंबिसार को क्या है? दिया जाता है। दहेज के रूप में इनको क्या है? दिया गया था। और अगर मैं काशी के बारे में बोलूं तो उस समय भी काशी काफी ज्यादा समृद्ध था। यह जो काशी है यह बहुत ज्यादा समृद्ध था, और इस काशी से उस समय भी देखा जाए तो 1 लाख के करीब में राजस्व की प्राप्ति होती थी। कितना? 1 लाख के करीब में राजस्व की प्राप्ति होती थी। चलिए हम लोग बिंबिसार के बारे में देख रहे हैं ना, हम लोग बिंबिसार के तीसरे विवाह को भी देख लें। बिंबिसार के तीसरे नंबर के विवाह को देखा जाए, अगर बिंबिसार का तीसरे विवाह को देखें, नजर डालें तो यह मध्य देश थे ना, मध्य देश। जो मध्य देश कहां का था? कुरु के समीप था, कुरु के समीप था। तो मध्य देश कुरु के समीप जो है वहां की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। तो यहां की राजकुमारी क्षेमा के साथ इनका क्या हुआ? विवाह हुआ था। देख रहे हो कितने इजी वे में आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, इनकी सभी की सभी शादियां समझ में आ रहा है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं चौथे विवाह को, यानी कि इनका फोर्थ विवाह। अगर हम लोग इनके चौथे नंबर के विवाह को देखें, इनके फोर्थ नंबर के विवाह को देखें, तो फोर्थ नंबर की विवाह जो है वह लिच्छवी, लिच्छवी एक गणिका थी, एक गणिका थी जिसका नाम क्या था? आम्रपाली। बहुत ही सुंदर थी, और यही रीजन है कि गणिका से भी इन्होंने क्या किया? शादी किया। आम्रपाली से इन्होंने क्या किया था? शादी किया था। तो ये इनके विवाह के बारे में हो गया। कुछ पॉइंट साथ में आप लोग और लिख लीजिएगा कि बिंबिसार ने कुछ राजाओं को अपना मित्र भी बनाया हुआ था, अपना मित्र भी बनाया हुआ था। जैसे जैसे बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को अवंती के राजा का उपचार करने के लिए, और अवंती के राजा उस समय कौन से थे? चंडप्रद्योत। क्या नाम था? चंडप्रद्योत। करने के लिए क्या किया था? भेजा था, करने के लिए भेजा था। और इसको कौन सी बीमारी थी? तो उसे कौन सी बीमारी थी? पीलिया रोग था, जॉन्डिस। तो उसे पीलिया रोग था। ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो ब्रह्मदत्त को हराकर इन्होंने क्या किया था? अंग को मगध में मिला लिया था, अंग को मगध में मिला लिया था। समझो इसको, कुछ नहीं है। जैसे ये अवंती का चाहते थे कि उसके तरफ एक मित्र राष्ट्र बना रहे, और यही रीजन है कि जब वहां के शासक चंडप्रद्योत को काफी ज्यादा बीमार पड़ गए, तो इनके एरिया के यानी कि इनके क्षेत्र में सबसे फेमस जो वैद्य थे, जिनका नाम क्या था? जीवक। आप देखिए अभी भी इनका नाम फेमस है, जीवक। तो जीवक को इन्होंने क्या किया था? उपचार के लिए भेजा था। जिनको पीलिया रोग बीमारी था उसको जीवक ने सही कर दिया, और मिलकर इन सभी ने अंग को अपने क्षेत्र में क्या कर लिया? मिला लिया। और अब इनकी मृत्यु को देख लिया जाए, तो इनकी मृत्यु को अगर हम देखते हैं तो मृत्यु में इनका जो पुत्र था, तो पुत्र के हाथों इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी कि बिंबिसार की मृत्यु। अगर हम लोग बिंबिसार की मृत्यु पर नजर डालते हैं तो बिंबिसार की मृत्यु के बारे में जैन धर्म के अनुसार, यानी कि जो जैन ग्रंथ है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जैन ग्रंथ ये कहता है कि इसका जो पुत्र था जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु। यह अजातशत्रु बिंबिसार का क्या था? पुत्र था। तो इसी को युवराज नियुक्त किया था, लेकिन अजातशत्रु ये चाहता था, बाप तो मर नहीं रहा है जल्दी, तो ये चाहता था कि जल्दी से राजगद्दी को प्राप्त कर ले। तो इसी से इसने क्या कर दिया? इसने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया। इसने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना दिया। अब बेचारे, ठीक है ना, अब बेचारे बिंबिसार कहां चले गए? जेल में। तो जो बिंबिसार को इसने बंदी बना लिया था, तो ये जो बिंबिसार अब जेल में है, तो इनकी देख रेख करने का काम कौन करती थी? बिंबिसार की देख रेख तो जो रानी चेलेना है। अभी जस्ट मेरे द्वारा बताया गया कि रानी चेलेना किसकी बेटी थी? लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। तो रानी चेलेना इनको क्या करती थी? देख रेख करने का काम करती थी। कहां पर देख रेख करने का काम करती थी? कि जेल में। तो जेल में देख रेख करने से जो होता है बहुत ज्यादा देख रेख करने का काम क्या करते थे। तो ये टोटल पॉइंट्स है। अंत में ये कहा जाता है कि बिंबिसार ने क्या किया? जहर खाकर आत्महत्या कर लिया, और इसके बाद इसकी कहानी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है बिंबिसार का। फिर हम लोग कहानी जो पढ़ने वाले हैं वह किसका? अजातशत्रु का। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अजातशत्रु की कहानी पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को काफी अच्छी कहानी लगी है, और आप लोग सपोर्ट करोगे। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे अगर देखोगे, जाने से पहले आप लोग लाइक जरूर करना। क्लास